एफबीआर की वेबसाइट आयरस में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो आपने एक नई चीज़ हर महीने टैक्स रिटर्न में फाइल करनी है। ये एफबीआर ने क्यों किया है, ये की क्या चीज़ पकड़ना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या पर्पज़ है और हमने इसको कैसे कंट्रोल करना है, आज की छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले आप ये देखें कि 24 जनवरी को एक डॉक्यूमेंट इशू किया गया है जो कि SRO 55 है 2025, यानी कि 2025 के अंदर ये डॉक्यूमेंट इशू किया गया है। इस डॉक्यूमेंट को अगर आप स्टडी करेंगे तो ये ज़्यादातर जो तब्दीलियां की गई हैं वो सेल टैक्स के अंदर कुछ एडिशन की गई है। एडिशन क्या है कि सबसे पहले ये पॉइंट उन्होंने ऐड किया है, मैं भी आपको पूरी एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एक हम डिटेल में, एक थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा लेकिन एक डिटेल में एग्जांपल देखेंगे और इस सारे डॉक्यूमेंट को देखेंगे कि एफबीआर के इसके पीछे एफबीआर की क्या चालाकी है, वो ये डॉक्यूमेंट या इस डाटे को यूज कैसे करना चाह रहे हैं और हमने इसको कैसे कंट्रोल करना है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि प्रोवाइडेड दैट आर रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर मेकिंग सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स शैल फर्निश इन एनेक्जर जे ऑफ द मंथली। एनेक्जर जे में उन्होंने डाटा रिपोर्ट करना है, कौन सा, जो कि उन्होंने सप्लाई प्रोड्यूस की है या जो भी उनकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक उन्होंने जो डाटा है वो रिपोर्ट कर देना है। अब इसका नीचे एक नेक्जर दे दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो नेक्जर जे का जो डाटा है वो जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो तकरीबन जो है वो ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरर हैं वो नेक्जर जे कुछ फाइल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो नेक्जर जे में वो ये कहते हैं कि आपने यहाँ पे HS कोड लिखना है। मैं जो अभी सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में एक प्रॉपर जो एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि इसका पर्पज़ क्या है। फिर ये कहते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लें, यूनिट ऑफ मेजरमेंट लें, ओपनिंग स्टॉक आपने लिखना है और जो क्वांटिटी लिखनी है आपने, फिर उसकी जो वैल्यू लिखनी है आपने, कितनी वैल्यू है। ये आता है जो क्वांटिटी प्रोड्यूस, आपने जो क्वांटिटी है कितनी प्रोड्यूस की और यानी कि जो क्वांटिटी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ कितनी थी, वैल्यू उसकी कितनी थी। फिर आता है सप्लाई की आपने कंजम्पशन कितनी की और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है और वैल्यू उसकी कितनी। बेसिकली जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको ये मॉनिटर करना चाह रहे हैं। तो ये एक स्टेप इन्होंने मैन्युफैक्चरर के लिए ऐड किया है। इसका जो एक फार्मूला होता है, यूज होता है, वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। ये एक फार्मूला है। अभी मैं आपको इसको मजीद आपको एक एग्जांपल के थ्रू जो है उसको एक्सप्लेन ही करता हूँ। अब दूसरा जो पार्ट है वो ये लिखा गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरर तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ये फाइल कर रहे होते हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे उन्होंने भी फाइल करना है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट आर रजिस्टर्ड कमर्शियल इंपोर्टर, यानी कि जो कमर्शियल इंपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है। उसके बाद वो कहता है डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, मेकिंग सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। रिटेलर की बात नहीं की गई। अगर आप रिटेलर हैं तो आपकी बात नहीं की गई। इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर, मतलब ये है कि अगर आप कोई बिजनेस की रजिस्ट्रेशन देखें तो या तो कोई मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड होता है, या वो डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड होता है, या वो होलसेलर रजिस्टर्ड होता है, या वो कमर्शियल इंपोर्टर रजिस्टर्ड होता है। तो रिटेलर के अलावा बाकी सबको टारगेट कर दिया गया है। इन एनेक्जर H1, अब ये कह सकते हैं कि एनेक्जर H1 जो है एक नई स्टेटमेंट ऐड की गई है। मंथली सेल टैक्स रिटर्न में एक नया एनेक्जर, पहले एक एनेक्जर H अवेलेबल है, अब एक एनेक्जर H1 ऐड कर दिया गया है। बेसिकली पहले जो एनेक्जर H था वो किसी और पर्पज के लिए यूज हम करते थे, लेकिन अब ये है कि एनेक्जर H1 ऐड कर दिया गया है। ये नया एनेक्जर होगा जो कि जनवरी की सेल टैक्स रिटर्न में आपको नजर आ जाएगा। ऑफ द मंथली रिटर्न, यानी कि सेल टैक्स रिटर्न, डिटेल ऑफ द सच गुड्स परचेज्ड और इंपोर्टेड एंड गुड्स। अब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आपने काम करना है, क्या काम करना है, ये आपको जो फॉर्म है वो दे दिया गया है। सबसे पहले फॉर्म में आ रहा है आइटम डिटेल, उसके बाद आता है स्टॉक और फिर आता है जी जो इंपोर्ट किया गया, परचेज क्या है, फिर वो कहता है कंजम्पशन कितनी है, सप्लाई आपने डोमेस्टिक जो सप्लाई है वो कितनी है आपकी, टैक्सीबल एग्जम्प्ट कितनी है, जीरो डेटेड कितनी है और क्लोजिंग बैलेंस क्या है। अब ये क्यों करना चाह रहा है, इसके पीछे इनकी क्या चालाकी है, ये मैं अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ ये क्यों करना चाह रहे हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक ABC कंपनी है या मैन्युफैक्चर, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है या कमर्शियल इंपोर्टर है, कुछ भी हम कह सकते हैं। 30/6/2026 को इन्होंने अपनी जो टैक्स रिटर्न है, एनुअल टैक्स रिटर्न, वो फाइल करनी है। जब आपने एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है तो आप एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, या आप जो भी कहते हैं कि हमारी ये सेल है, कॉस्ट है, फिर एक्सपेंसेस है, और इसी तरीके से हम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी 10 मिलियन की सेल है, मतलब 1 करोड़ रुपए की सेल है। उसके बाद हम ये कहते हैं हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल है, यानी कि इसको बनाने के लिए जो हमारी कॉस्ट थी या जो हमने चीजें कोई परचेज की वो 70 लाख है, 7 मिलियन है। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है
वो आ गया प्रॉफिट जिसको हम कह सकते हैं 3 मिलियन। उसके बाद हमारे कुछ एक्सपेंसेस भी हैं, यानी कि अदर खर्चे भी हैं। फॉर एग्जांपल वो आपके खर्चे हैं 1 मिलियन के, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि टैक्स अप्लाई करने से पहले जो प्रॉफिट है वो आपका आ गया 2 मिलियन। याद रखें इस अमाउंट के ऊपर हम स्लैब रेट जो है अप्लाई करते हैं। अभी डिटेल में हम नहीं जा रहे, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अब ये जो है ना पार्ट 7 मिलियन वाला, इसकी हम एक वर्किंग चेक करते हैं कि कैसे होती है। नोट 1 फॉर एग्जांपल हम एक वर्किंग बना लेते हैं, नोट 1 है। अब ये कैसे कैलकुलेट हुआ 7 मिलियन। अब सवाल ये है कि ये कॉस्ट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेशन हुई, इसकी कैसे कैलकुलेशन हुई। इसके लिए आपको एक मैं फार्मूला पहले बताता हूं जो हम पहले भी देख चुके हैं, जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं बड़ी डिटेल में हम स्टडी कर चुके हैं। इसका फार्मूला क्या होता है कि आपने ओपनिंग स्टॉक को जमा करना है परचेजेज में, माइनस कर देना है कंजम्पशन, आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। फॉर एग्जांपल आपके पास ओपनिंग स्टॉक था 2 मिलियन, परचेज हमने कर ली 8 मिलियन की, और कंजम्पशन आपकी हो गई 7 मिलियन, और क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया 8 और 2 10 और 3 इसमें से माइनस कर दें तो ये आपका क्या आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 3 मिलियन। अब ये जो 7 मिलियन की कंजम्पशन है, यहां से आपने डाटा उठाया और आपने यहां पे रिपोर्ट कर दिया। अब ये चूंकि जो डाटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप सेल से माइनस कर रहे हैं वो आपका प्रॉफिट कम कर रहा होता है, इसके ऊपर एफबीआर की एक नजर होती है। हर वो चीज जो आपकी सेल में से चीजें माइनस हो रही होती हैं, एफबीआर की उस पर नजर होती है। एफबीआर उसको चेक करता है कि उसके वो कहता है कि जी इन्होंने जितना मर्जी ठीक काम कर लिया है ये फिर भी ठीक नहीं है, मेरा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है, मैं यहाँ इस प्रॉफिट के ऊपर उसका प्लान होता है कि जी 2 मिलियन नहीं है तो 2-3-4 मिलियन हो सकता है, 3 मिलियन हो सकता है। इस वजह से वो डिफरेंट तरीके से इसको चेक करता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो डाटा होता है ना, ये आप कहां से उठा रहे होते हैं, सेल टैक्स रिटर्न में से। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं सेल टैक्स रिटर्न में क्या होता है। जब आप सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके पास एक नेक्जर ए आता है जहां पे आप क्या करते हैं, जितनी भी आपकी लोकल परचेज है उसको आप सिलेक्ट करते हैं। ये आप ऑटो ले रहे होते हैं, अगर अनरजिस्टर्ड है तो रिपोर्ट करते हैं। नेक्जर बी में आप क्या करते हैं, जो इंपोर्ट है उसका डाटा लोड करते हैं। उसके बाद आता है नेक्जर सी। नेक्जर सी में आप क्या करते हैं, सेल का डाटा रिपोर्ट करते हैं। अब जब सेल टैक्स रिटर्न आप फाइल कर रहे होते हैं तो ये आपकी जो सेल होती है, ये सेल आ रही होती है जो कि आपकी ये सेल इसके बराबर होती है। जो सेल आप साल के एंड पे रिपोर्ट करते हैं, हम इसके बराबर इस सेल को रखते हैं और इसमें रिपोर्ट किया जाता है प्रॉपर कि ये आपकी टोटल सेल है। मैं भी आपको एक शीट भी दिखाता हूँ जो हमने बनाई हुई है और मैंने ऑलरेडी आपसे काफ़ी बार शेयर भी की हुई है, जिसमें एक प्रॉपर प्रोफाइल बनता है कि आपने ये चीज़ें सेल टैक्स रिटर्न या टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले बनानी है। अभी मैं आपको इस एग्जांपल के बाद वो शीट भी दिखा देता हूँ एक्सेल की, जहाँ पे जो है डाटा है वो हम रिटेन करते हैं। ये सेल आती है, अब ये परचेज आ रही होती है, ये इंपोर्ट आ रही होती है। इसमें एक चीज़ मिसिंग होती है, आपकी परचेज भी यहाँ से निकल आती है, इंपोर्ट भी निकल आती है, और जो ओपनिंग कैरी फॉरवर्ड टैक्स होता है, जहाँ पे ओपनिंग कैरी फॉरवर्ड टैक्स आ रहा होता है, कोई भी एक बैलेंस जो कि ओपनिंग इनपुट टैक्स प्लस परचेज करता है प्लस इंपोर्ट करता है और उसको आउटपुट में से माइनस कर दिया जाता है। मतलब जब आप सेल टैक्स पेएबल का फार्मूला कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। जो इनपुट टैक्स हमारा होता है इसमें दो चीजें आ जाती हैं, ओपनिंग इनपुट टैक्स जो कि पिछले पीरियड से आ रहा है, प्लस जो आपका इस महीने यानी कि फॉर द मंथ आपका ऐड हो रहा होता है जिसमें लोकल भी है इंपोर्ट भी है। तो अब ये करने के बाद जो है यहाँ पे आपका पेबल निकल आता है। अब यहाँ पे एफबीआर को परचेज को परचेज भी मिल जाती है, स्टॉक भी मिल जाता है, लेकिन उनको कंजम्पशन नहीं मिलती। कंजम्पशन क्या होता है, जैसे हमने फार्मूला देखा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। एफबीआर ये चाह रहा है कि इस स्टेटमेंट को जो कि इन्होंने ऊपर ये बनाई है, अभी मैं आपको बता भी देता हूं फर्दर इसके बाद कि वो उसमें कैसे कैसे हमने ये डाटा फिट करना है। एफबीआर ये चाह रहा है कि जी उनको जो डाटा ये टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उन जब ये टैक्स रिटर्न फाइल होगी तो उनको 3 मिलियन तक का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल टैक्स रिटर्न से ही कैलकुलेट होकर मिल जाए। मतलब ये है कि सेल आपकी ऑलरेडी नेक्जर सी से उठाएगा, नेक्जर ए और नेक्जर बी
और इसके बाद जो डाटा आप रिपोर्ट करेंगे वहां से वो कंजम्पशन का डाटा भी उठा लेगा, तो वो कहेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट तक इनकी सेल टैक्स रिटर्न में ही डाटा आ रहा होगा। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो मंथली आपने सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, यानी कि जुलाई से लेके जून तक आपने 12 टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, हर महीने सेल टैक्स रिटर्न हमने फाइल करनी है। वो इसको लिंक कर रहा है कि वो कहता है कि यहाँ पे जो डाटा आए यही डाटा एनुअल सेल टैक्स रिटर्न में आना चाहिए, ताकि वो इजीली इन चीज़ों को ट्रेस कर सके। जब हम डाटा रिपोर्ट करते हैं, जो कि अभी डाटा हो रहा है, नेक्जर ए में बेशुमार ट्रांजैक्शंस होती हैं, नेक्जर बी में भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, नेक्जर सी में भी होती हैं। एबीआर के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, उनका सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं है, उनके पास कोई डैशबोर्ड नहीं बनते कि वो उन सारी चीज़ों को जमा करें और जो ये स्टेटमेंट आ रही है जो हमने ये बनाई है कि ओपनिंग स्टॉक कितना है, परचेज कितना है, कंजम्पशन कितनी है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, उनके सामने फिगर आ जाए। उनका सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं है, ना ही उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं। अब वो हमारे एंड पर जो काम उन्होंने चेक करना है वो हमारे ऊपर ही उसकी पाबंदी लगा दी जाती है, ऑब्लिगेशन डाल दी जाती है कि आपने जब टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो आपने ये भी काम करना है। जब हम वो काम करेंगे तो वहां से वो डाटा 12 महीनों की स्टेटमेंट को जमा करके इस डाटे के साथ मैच करेंगे कि क्या जो टैक्स पेयर है उसकी जो मंथली सेल टैक्स रिटर्न में स्टॉक आ रहा है, परचेज आ रहा है, कंजम्पशन आ रहा है, वो एनुअल सेल टैक्स रिटर्न में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो मैच नहीं होगा तो आपको नोटिस डाल दिया जाएगा, 1 क्लिक के ऊपर उसको डाटा अवेलेबल होगा, क्योंकि उसने एक फॉर्मेट ही ऐसा हमसे बनवा लिया है या डॉक्यूमेंट एक ऐसा इशू कर दिया, जब हम फिल करेंगे तो सारा डाटा उसके पास क्रिस्टल एंड क्लियर होगा। मतलब ये है कि वो ये करेगा, एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न को कंपेयर करेगा वर्सेस मंथली जो सेल टैक्स रिटर्न है। इससे पहले उसको सारा काम करना पड़ता है, नेक्जर ए को जमा करेगा, नेक्जर बी को जमा करेगा, बनाएगा रिपोर्ट में, डाउनलोड करेगा, एक्सेल में डाटा लेगा, नेक्जर सी को करेगा, फिर जाके कुछ बनाएगा जिसमें गलती के चांसेस भी होंगे, सब कुछ होता है। लेकिन अभी वो ये कहता है जी जो काम आप यहाँ पे कर रहे हैं ना, आपने वहां पे रिपोर्ट करना है, ताकि मैं आपके डाटे को ही कंपेयर करूं जो आप टैक्स रिटर्न के साथ फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम आते हैं जो इसने यहाँ पे मांगा है, सेम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, यहाँ पे सेम वही फार्मूला यूज हो रहा है कि सबसे पहले आप एचएस कोड लिखेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखेंगे, केजी है जो भी है, सेल टैक्स लिख देंगे, जो रेट कितना है, 18% है, रिड्यूस रेट है, जो भी रेट है। यहाँ पे आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ गुड्स, क्वांटिटी। अब यहाँ पे आपने वैल्यू लिखनी है, मतलब यह है कि जैसे हमने वहां पे देखा आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना आ रहा है 2 मिलियन का, तो जो भी क्वांटिटी आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 500 की क्वांटिटी है। उसके बाद आता है कि जी परचेज आपने कितनी की, आपने जैसे हमने उस एग्जांपल में देखी, हमने 7 मिलियन की परचेज की। यहाँ पे वो कहता है जी क्वांटिटी लिखें, तो फॉर एग्जांपल क्वांटिटी है 2000 की। उसके बाद वो कहता है जी आपने सप्लाई कितनी की, हमने फॉर एग्जाम्पल 10 मिलियन की जो सेल है वो की है, क्वांटिटी है फॉर एग्जाम्पल 5000 की है, आप यहाँ पे लिखेंगे 5000 की क्वांटिटी है, एग्जम्प्ट कोई नहीं है, अगर होगी तो हम लिख देंगे, जीरो रेट भी कोई नहीं है, होगी तो लिख देंगे। उसके बाद ये जो फार्मूला लगा हुआ है ना, ये क्लोजिंग बैलेंस का फार्मूला क्या लगा हुआ है, उसी तरीके से जो सबसे पहले इसने जमा किया इस फिगर को, यानी कि ये जो फिगर आ रही है इसको जमा करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये ए है, उसके बाद आता है ये बी है, और ये जो है ना ये सी है, यानी कि ये जो डाटा यहाँ तक क्या है सारा एक सारा सी है। तो उसने फार्मूला क्या लगाया, ए प्लस बी माइनस सी, ये उसने फार्मूला लगा लिया। तो यहां से ही आपकी जनाब वो कंजम्पशन जो है वो खुद बहुत कैलकुलेट कर लेगा। जब वो माइनस इसको करेगा तो इज इक्वल टू जो डाटा आएगा ना, जो डी का डाटा आएगा, वो बेसिकली आपकी कंजम्पशन हो रही होगी, वही कंजम्पशन है वो इस रिपोर्ट से चेक करेगा कि क्या साल के एंड पे ये डाटा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। इससे पहले वो सिर्फ सेल मैच करता है, तो अब आपकी रिटर्न को भी, जो एनुअल रिटर्न है उसको भी सेल टैक्स रिटर्न के साथ मैच किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मंथली बेसिस पे जो आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, ये समझ लें कि एक आपकी स्टेटमेंट होगी जो आपको ड्राइव करेगी एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। इसकी मैं आपको एक और आपको एग्जांपल दे देता हूं कि फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां पे आपके पास, या आप खुद एक मंथली जो है वो बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं, मतलब आपको कह दिया जाता है कि बैंक स्टेटमेंट की रिकंसिलेशन बना कर दें। तो आप एनुअल जो मंथली जब बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप डेली बेस पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट डेट को बनाएंगे, सेकंड को बनाएंगे, थर्ड को बनाएंगे, तो चलते चलते आप 31 दिसंबर तक या जनवरी तक की जो स्टेटमेंट है पूरे महीने की बनाएंगे, और डेली बेस पे आप बनाकर उसको किसी
अपने सीनियर मैनेजर को, स्टाफ को, सीईओ को, एमडी को, किसी को भी शेयर कर रहे होते हैं। तो मंथ एंड के पे जाके आपको कह दिया जाता है कि आप मुझे एक स्टेटमेंट बना दें जो कि पूरे महीने की हो, यानी कि जनवरी की हो। तो आप क्या करेंगे, इसको 1 से लेके 31 को कंबाइन करेंगे और एक रिपोर्ट में 31 जनवरी तक की एक बैंक रिकंसिलेशन बना के शेयर कर देंगे, ताकि जो बंदा रिव्यू कर रहा है वो उसको ये सारी अब ना देखनी पड़े। चूंकि महीना क्लोज हो गया तो वो एक ही स्टेटमेंट देखेगा। अब यही हरकत एफबीआर ने की है कि आपसे मंथली बेसिस पे काम करवाया जाएगा। उस सबको कंबाइन करके जब आप सेल टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। अगर इसमें डिफरेंस होगा तो आपको नोटिस डाल दिया जाएगा कि जी आपकी टैक्स रिटर्न जो आपने एनुअल फाइल की है और जो आपकी सेल टैक्स रिटर्न फाइल हुई है, इन दोनों में डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपने बड़ी एहतियात के साथ जब टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो इस चीज़ों को मैच करके चलना है। अब ये मजाक नहीं होगा। अगर आप ये काम इस तरीके से मैच करके नहीं चलेंगे तो टैक्स रिटर्न सही फाइल नहीं होंगी। फिर अगर आप बिल्कुल सही काम भी कर रहे हैं, 100% टैक्स भी दे रहे हैं, अगर आपका डाटा सही रिपोर्ट नहीं हुआ या आपको पता ही नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, आपने चीज़ें सीखी ही नहीं, लर्न ही नहीं की, तो आपके लिए मसले मसाइल तो फिर पैदा होंगे। क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम बिज़नेस करें तो साथ साथ उससे रेलिवेंट जो चीज़ें हैं, जैसे हम बिज़नेस में सेल करने के लिए इधर उधर चीज़ें देखते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ यूज़ करते हैं और डिफरेंट पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं। तो सेम यही सिनेरियो है कि आपने इन चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखना है। अगर आप टैक्स का काम कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस मैनेज कर रहे हैं तो आप सबको पता होना चाहिए कि हमने ये जो टैक्स रिटर्न का काम है, चेंजिंग है, जो तब्दीलियां आती हैं उसको कैसे इनकाउंटर करना है, कैसे उसको अपने आप को रिस्क से बचाना है। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट था जो इशू किया गया था और इसके ऊपर हमने डिस्कशन कर ली है। आपके पास कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।